विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने हनी बी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उनका काम क्या क्या है, तीनों कास्ट का, क्वीन का, ड्रोन्स का और वर्कर्स का, इसके बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, इसे समझिए। तो जैसा आप जानते ही हैं कि हनी बी एक सामाजिक प्राणी है, एक समूह में रहती है और उनका अपना खुद का एक घर बना के रहते हैं, जिसको हनी बी का अपन मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में हाइव बोलते हैं, कॉम्ब बी कहते हैं। तो इस छत्ते के अंदर जो पूरी कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी का जो केंद्र बिंदु होता है वो होती है रानी मधुमक्खी, क्वीन। क्यों? क्योंकि ये क्वीन मधुमक्खी ही अंडे देती है और इसके अलावा अंडे देने वाली कोई दूसरी मादा छत्ते में नहीं होती है। वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, बांझ मादाएं होती हैं, वो अंडे देने में सक्षम नहीं होती हैं। तो क्वीन जो होती है वही इस छत्ते का एक केंद्र बिंदु होती है। वो अंडे देती है, उसी में से फिर बच्चे निकलते हैं और लार्वा, और उसके बाद प्यूपेशन होता है और फिर मधुमक्खी के ड्रोन्स और वर्कर्स और क्वीन जो भविष्य में बनेगी, ये सभी प्रभेद उत्पन्न होते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल मधुमक्खी की किस प्रकार से शुरू होती है, इसे समझना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हनी बी का जो एक छत्ता होता है, लगभग उसमें अधिकतम मान लीजिए 40,000 के लगभग इंडिविजुअल्स रहते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ओवर क्राउडिंग होने लग जाती है, और तो फिर उस स्थिति में जो पुरानी रानी होती है या जो एग्जिस्टिंग रानी बोल दीजिए, अभी जो मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी है ना, वो रानी जो होती है वो कुछ वर्कर्स को साथ में लेकर, एक अच्छी संख्या होती है वर्कर्स की, उन वर्कर्स को साथ में लेकर उस छत्ते को छोड़ देती है और फिर नया स्थान तलाश किया जाता है। नए स्थान पर जाकर एक नई कॉलोनी का डेवलपमेंट शुरू किया जाता है, एक नया छत्ता बनाया जाता है, उसमें नई कॉलोनी शुरू की जाती है। लेकिन अब चूँकि जब रानी मधुमक्खी इसमें से चली जाएगी, तो चूँकि सारे वर्कर्स जो होते हैं वो रानी मधुमक्खी के द्वारा ही संचालित होते हैं, वो उनका एक केंद्र बिंदु होती है। अगर वही चली जाएगी तो उस पुराने छत्ते में क्या बचेगा, उसमें से भी सारे के सारे वर्कर्स भी उड़ के चले जाएंगे। जबकि करना क्या है कि भाई ओवर क्राउडिंग हो गई है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो नई कॉलोनी बनानी है, लेकिन पुरानी कॉलोनी ख़त्म थोड़ी करनी है, वो भी जारी रहेगी। इसलिए जब पुरानी क्वीन उस छत्ते को छोड़ती है वर्कर्स के साथ और दूसरे स्थान पर वो पलायन करती है, उससे पहले उस छत्ते में एक नई रानी मक्खी तैयार की जाती है। एक नई रानी मक्खी उस छत्ते के लिए तैयार की जाती है, यानी एक ऐसी रानी मक्खी जो कि अब आगे इस छत्ते में अंडे देने का कार्य करेगी। तो ये जो लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि जो नई रानी तैयार होती है, मधुमक्खी जो तैयार होती है, रानी मधुमक्खी, वो अंडे देने की स्थिति में कब आएगी, जब तक कि उसकी मीटिंग ना हो और निषेचन ना हो। तो उसके लिए क्या होता है कि एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं न्यूप्चियल फ़्लाइट या फिर मीटिंग फ़्लाइट। एक ऐसी कामद उड़ान जिसको हिंदी में कहते हैं, ये जो उड़ान होती है, ये मधुमक्खी इस उड़ान के दौरान मीटिंग की क्रिया संपन्न करती है। यानी इसमें ये होता है कि जो नई रानी तैयार होने वाली है, जो नई रानी आगे से जो अंडे देने का कार्य करेगी, वो नई रानी छत्ते से निकलकर और खुले आसमान में उड़ना शुरू करती है। जब वो उड़ान लेती है, उड़ना शुरू करती है, तो उसके पीछे पीछे ड्रोन्स जो होते हैं, वो ड्रोन्स भी उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू करते हैं और बहुत ऊंची ऊंची फ़्लाइट्स ये मधुमक्खियाँ लेती हैं। बहुत ऊंचे, काफ़ी ऊंचाई तक ये अपनी उड़ान भरती हैं और इसी उड़ान के दौरान वो जो ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन्स इस रानी मधुमक्खी के साथ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं।
मैथुन की कोशिश करते हैं और ये सारी क्रिया हवा में ही होती है, ऊपर ही होती है। अब इस क्रिया के दौरान बहुत सारे जो ड्रोन्स होते हैं वो रानी मक्खी के, चूँकि विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वो तो लंबी फ़्लाइट ले सकती है। इसके अलावा उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसकी एनर्जी लेवल वो भी ज़्यादा होता है, इस कारण से वो तो लंबी ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन ड्रोन्स उतनी उड़ान नहीं भर पाते हैं। और धीरे धीरे करके जितने भी ड्रोन उसके पीछे उड़ते हैं उनमें से अधिकांश ड्रोन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं और टपकते चले जाते हैं, गिरते हुए चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई एक ड्रोन सक्सेसफुल भी होता है और सक्सेसफुल होने के पश्चात वो रानी के साथ हवा में ही उसका कॉपुलेशन होता है, मेटिंग की क्रिया होती है। और मेटिंग की क्रिया के दौरान वो जो अपने शुक्राणु हैं वो रानी को प्राप्त हो जाते हैं और वो जो शुक्राणु हैं रानी के स्पर्मेथिका में स्टोर कर लिए जाते हैं। रानी जो नई क्वीन अब बनाई जा रही है, उस क्वीन के स्पर्मेथिका में ये सारे के सारे स्पर्म्स जो कि उसको एक ड्रोन से मिले हैं उनको वो स्टोर कर लेती है। अब ये जो स्पर्म्स हैं, यही स्पर्म्स, यही शुक्राणु वो अपने पूरे जीवन काल में निषेचन के लिए उपयोग में लाएगी जब तक वो जीवित रहेगी। इस सारी की सारी क्रिया में क्या होता है कि जो ड्रोन्स होते हैं वो अधिकांश ड्रोन तो फ्लाइट के दौरान ही मर जाते हैं, जो फ्लाइट ली जा रही है, उड़ान भरी जा रही है, उसी दौरान मर जाते हैं। और जो ड्रोन सक्सेसफुल होता है वो भी कॉपुलेशन के एक्ट के बाद उसकी भी अधिकांशतः मृत्यु हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो उसके एब्डोमेन रीजन में इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि वो जेनिटल ऑर्गन्स जब बाहर आते हैं तो उसके साथ साथ उसके अंदर भी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। और इस कारण से कॉपुलेशन की क्रिया के पश्चात, मीटिंग के पश्चात उस ड्रोन की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नई रानी है वो नई रानी इस फ्लाइट के दौरान स्पर्म्स जो है वो प्राप्त कर लेती है और स्पर्म्स प्राप्त करके स्पर्मेथिका में स्टोर करके वापस उसी छत्ते पर लौटकर आ जाती है। तो ये जो फ्लाइट होती है, ये जो उड़ान होती है, इसको बोलते हैं न्यूपचियल फ्लाइट या फिर इसको मीटिंग फ्लाइट भी कह देते हैं। यहाँ से मधुमक्खी की लाइफ साइकिल शुरू होती है। अब मधुमक्खी चूँकि अब उसको अंडे देने हैं, अब अंडे देने के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार की एक तरह से एडेप्टेशन कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे या बहुत विशिष्ट लक्षण कहेंगे। इस रानी मधुमक्खी जो होती है इसके अंदर एक बहुत विशिष्ट प्रकार का लक्षण होता है। इसके अंदर ये क्षमता होती है कि ये जो अंडे देती है वो अंडे देना इसके पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है। यानी कितने अंडे देने हैं और उनमें से कितने अंडे निषेचित अंडे होंगे। निषेचित अंडे यानी वो अंडे जो कि शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन के पश्चात ले किए जाएंगे, ठीक है, तो वो तो निषेचित अंडे हुए। और काफ़ी अंडे ये अनफर्टिलाइज्ड यानी अनिषेचित अंडे भी देती है जिनका शुक्राणुओं के साथ निषेचन नहीं होता। तो ये दो प्रकार के अंडे हो गए, फर्टिलाइज्ड एग्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। तो दोनों प्रकार के अंडे कब कब कितने कितने देने हैं ये सारा कंट्रोल खुद उस क्वीन के हाथ में होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि मीटिंग की क्रिया केवल एक ही बार होती है और उसी के दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं और वही स्पर्म्स पूरे जीवन काल में रानी मधुमक्खी इस्तेमाल करती है। अब क्या होता है, अब इसके आगे लाइफ साइकिल में बढ़ते हैं तो फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं, निषेचित जो अंडे होते हैं, तो वो रानी मधुमक्खी वर्कर्स के जो चैम्बर्स होते हैं छत्ते के अंदर, वर्कर्स की जो सेल होती हैं, वर्कर्स के जो चैम्बर्स होते हैं उनमें जाकर वो अंडे दे दिए जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स। इसके अलावा जहाँ क्वीन बनाई जानी है आगे के लिए, क्वीन का चैम्बर होते हैं, कई नई जो क्वीन्स बनती हैं उनके चैम्बर
जो होते हैं उन चैम्बर्स में जाकर फर्टिलाइज्ड एग्स दे दिए जाते हैं। यानी फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, निषेचित अंडे जो होते हैं, उनसे वर्कर्स पैदा होते हैं और क्वीन पैदा होती है। और अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, अनिषेचित अंडे जो होते हैं, वो दिए जाते हैं ड्रोन्स के चैम्बर्स में जाकर, जहाँ पर आगे जाके ड्रोन्स का निर्माण होना है। तो उन चैम्बर्स में ड्रोन्स के लिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स दिए जाते हैं, जहाँ पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा ड्रोन जो है वो उत्पन्न होते हैं। अंडा देने के पश्चात, आफ्टर एग लेइंग, 3 दिन के बाद उसमें से छोटे छोटे लार्वी निकल के आते हैं 3 दिन के पश्चात। तो ये जो लार्वा बाहर निकल आए, अब इन लार्वा जो होते हैं इनको फूड की आवश्यकता रहेगी, भोजन की आवश्यकता रहेगी, जैसे ही निकल के आएंगे अंडे से बाहर। तो पहले 2-3 दिन तक जो भी लार्वा होते हैं, चाहे वो ड्रोन का लार्वा हो, चाहे वो वर्कर का लार्वा हो, चाहे वो क्वीन का लार्वा हो, भविष्य में जाके जिससे ड्रोन बनेगा, वर्कर बनेगा या क्वीन बनेगी, क्योंकि पहले ही तय कर दिया किससे क्या बनना है। तो कोई भी लार्वा क्यों ना हो, उन सभी को 2-3 दिन तक एक रॉयल जेली नामक खाद्य पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है। रॉयल जेली नामक खाद्य पदार्थ दिया जाता है। ये रॉयल जेली कुछ नहीं है, एक शहद ही है, और ये सीक्रेट किया जाता है फेरिंजियल ग्लैंड्स ऑफ यंग वर्कर्स, यानी जो युवा जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, उनकी फेरिंजियल ग्लैंड्स जो होती हैं वो इस रॉयल जेली को सीक्रेट करती हैं। जैसे सीक्रेशन क्या है, अल्टीमेटली है वो हनी जो इन्होंने कलेक्ट किया उसको ही मैस्टिगेट करके उसी के अंदर ये जो फेरिंजियल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस भी शामिल हो जाते हैं। तो यूँ करके यंग वर्कर्स जो होते हैं वो रॉयल जेली सीक्रेट करके तैयार करते हैं, और वो रॉयल जेली सभी वर्कर्स को खिलाई जाती है। और ये कुछ नहीं होता, ये एक मिक्सचर होता है पचे हुए उसका शहद का। मधुमक्खी शहद खाती है, तो शहद जब जो डाइजेस्ट हो जाता है, उस डाइजेस्टेड जो हनी होता है उसी का फेरिंजियल ग्लैंड के सीक्रेशंस के साथ जो एक मिक्सचर तैयार होता है, जिसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स और कुछ ग्लैंडुलर सीक्रेशंस भी मिले होते हैं, वो सब मिला के एक मिक्सचर होता है, इसको रॉयल जेली बोलते हैं। वो सभी के सभी लार्वी जितने भी होते हैं उन सबको खिलाया जाता है 2-3 दिन तक। उसके बाद जो लार्वी आगे जाके भविष्य में क्वीन बनेंगे, उनको तो जीवन पर्यंत यही भोजन कराया जाता है, रॉयल जेली ही खिलाई जाती है। इसके अलावा वर्कर और ड्रोन, इनको रॉयल जेली का फूड जो है वो रोक कर एक थोड़ा सा लो ग्रेड फूड होता है जिसको बी ब्रेड बोलते हैं। उस बी ब्रेड में फेरिंजियल ग्लैंड के सीक्रेशन आदि इत्यादि इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो एक प्रकार से उसमें शहद की मात्रा अधिक होती है, वो बी ब्रेड कहलाता है। वो बी ब्रेड जिनसे अपन ड्रोन आगे जाके बनने वाले हैं, वर्कर बनने वाले हैं, उनको ये भोजन दिया जाता है। जबकि क्वीन बनेगी भविष्य में, उस लार्वा को लगातार रॉयल जेली जीवन पर्यंत खिलाई जाती है। इसमें अब लाइफ साइकिल जब आगे बढ़ती है, एग के बाद लार्वा हो गया, तो उसमें लार्वा जो होते हैं वो अनेक बार उनमें मोल्टिंग की क्रिया होती है। मोल्टिंग निर्मोचन बोलते हैं, जो उनकी त्वचा जो होती है ऊपर से वो हटती रहती है, फिर दोबारा बनती है, हटती है, तो शेडिंग चलती है, तो उसको मोल्टिंग बोलते हैं। तो ये बहुत सारे मोल्ट उसमें होते रहते हैं, मोल्टिंग की क्रिया होती रहती है, और 7वें दिन ये जो लार्वा होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूपा बन जाता है। वर्कर बी जो होती हैं, ये मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें बराबर में एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें सेल्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 ऐसे ये 4 सेल दिख रही होंगी। ये सेल क्या हैं, छत्ते के अंदर जो बने हुए चैम्बर्स हैं, हेक्सागोनल चैम्बर्स, ये वो ही हैं। ठीक है, अब किसी एक चैम्बर में उन्होंने एक अंडा दिया है, तो उस अंडे से लार्वा निकल गया, प्यूपा बन गया। अब जो प्यूपा बन गया उसके बाद जो वर्कर बी होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, वो एक पतली सी वैक्स की लेयर से इसको ऊपर से कवर कर देती हैं। बहुत पतली सी वैक्स की लेयर लेकर इसको ऊपर से कवर कर देती हैं, बंद कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद ये लार्वा जो होता है ये स्पिन करने लग जाता है एक डेलिकेट सिल्किल कोकून, यानी एक प्रकार का
इसके द्वारा एक सीक्रेशन किया जाता है एक पदार्थ का। वो जैसे ही सूखता है तो वो एक सिल्किन धागा जैसा बन जाता है और उस धागे से वो अपने ही प्यूपा अपने ही शरीर पर लपेटता हुआ चला जाता है और लास्ट में ये जो प्यूपा होता है उसके चारों तरफ एक कोकून का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद लगभग 12 दिन और लगते हैं और इस 12 दिन के पश्चात ये जो प्यूपा होता है ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये अपने जो माउथ पार्ट्स होते हैं उन माउथ पार्ट से उस कोकून को काटता है और कोकून को काटने के बाद जो एक पतली सी फिल्म ऊपर वैक्स की लगी हुई होती है उसको तोड़कर उसमें से बाहर निकल ही आता है। तो कुल मिला के जो एग लेइंग होती है, अंडे दिए जाते हैं, उस अंडे दिए जाने से अडल्ट बनने तक की जो क्रिया होती है ना, उसमें लगभग अधिकतम 24 दिन का समय लगता है। 16 से लेके 24 दिन का समय लगता है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो लगभग 21 दिन में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्रोन्स जो होते हैं वो 24 दिन लेते हैं और क्वीन जो होती है, रानी मधुमक्खी जो होती है, वो 16 दिन में ही अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है और उस चैम्बर से बाहर आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अडल्ट जैसी प्यूपा से अडल्ट बनती है मधुमक्खी, तो वो अपने कोकून को भी कट करती है और वैक्स कवरिंग को भी कट करती है और उसके पश्चात बाहर निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हुई लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। अब इसके आगे इसका बिहेवियर क्या है और किस प्रकार के ये एक्टिविटीज़ हनी बी के द्वारा की जाती हैं, ये आपको कल बताएंगे। थैंक यू।